नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का है चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को लेकर हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा है। चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी में इसलिए भी बने हैं क्योंकि जो उन पर जानलेवा हमला हुआ उसके बाद से कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला उनको। कई लोग वहाँ पहुँचे भी अपने समर्थन को दिखाने के लिए, जताने के लिए। और आज हम ये समझेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या मायावती चंद्रशेखर के साथ जाएंगी, क्या गठबंधन होगा और दलित वोट बैंक को बिखरने से रोका जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है। इन्हीं से तमाम सवाल लेंगे और आपको ये पूरा माजरा समझाएंगे कि अब 24 के चुनाव से पहले किस तरीके से पूरा मुद्दा जो है बनता नजर आएगा। मायावती क्या 24 के चुनाव के लिए चंद्रशेखर के साथ जा सकते? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अब्रार, जिस तरीके से इस वक्त जो ताज़ा जानकारी निकल करके सामने आ रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दलित समुदाय के हक की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। और अगर मायावती की बात करें तो मायावती की तो कहीं ना कहीं पहचान ही दलित वर्ग से है। जिस तरीके से देखा भी गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो पिछड़े वर्ग के सम्मान के बारे में बात करता था, पिछड़े वर्ग पर हो रहे अत्याचारों की बात करता था। और उस वक्त कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर भी मायावती इसीलिए एक के बाद एक 2 बार बैठती हुई दिखाई दी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जो सबसे बड़ी बात कि खुद पिछड़ी जाति से निकलकर सामने आया था और महिला के तौर पर उन्होंने जिस तरीके से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को संभालने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मायावती के राज में जो सबसे बड़ी चीज हमने देखी कि पिछड़े वर्ग को सम्मान तो मिला ही, समान अधिकार तो मिला ही, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के मायावती का जो एक एक्शन मोड था वो काफी ज्यादा हमने कह सकते हैं कि सख्ताई के साथ देखा। किस तरीके से बड़े मंत्रियों के खिलाफ, बड़े से बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मायावती का जो एक्शन था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस दौरान एक ऐसा माहौल था कि लोग किसी भी तरह की कह सकते हैं रिश्वत लेने से डरते थे। और इसीलिए मायावती की पहचान भी एक वैसे मंत्री के तौर पर की जाती है। लेकिन मायावती के बाद कोई ऐसा जो दूसरा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आया है जिसने साफ तौर पर पिछड़े वर्ग के सम्मान की बात की हो, उनके अधिकारों की बात की हो, और वो काम यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो एक युवा नेता है और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती दी सूबे के मुखिया को, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, उन्हें गोरखपुर में चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने जिस तरीके से चुनौती दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर अकेली मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसी सरकार का गठन कर सकती है, तो आप ये सोचिए कि अगर 2 ऐसे नेता जो पिछड़े वर्ग के बारे में बात करते हो वो अगर एक साथ आ जाएं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगभग यहाँ पर 9 साल का कार्यकाल बीजेपी पूरा कर चुकी है, ऐसे में अगर वाकई में विपक्ष की जो रणनीति है कि मोदी लहर को खत्म करना है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे में मायावती को चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। क्योंकि जो दोनों का पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है जो इस वक्त बटा हुआ है, अगर दोनों एक साथ आ जाते तो वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं एक साथ हो जाएगा। और ऐसे में मायावती साफ तौर पर जो दावे करती हुई नजर आ रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद के मौजूदगी के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन ये सवाल है ना कि मायावती ने जो राजनीतिक अपनी जगह बनाई है उत्तर प्रदेश में, कई दशकों से वो लगातार प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर काम कर रही है और दलित वर्ग को एक नया चेहरा मिला था उस ज़माने में। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद का इस तरीके से राजनीतिक रूप से उभरना ये मायावती की राजनीतिक ताकत के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है? क्या दलित समाज बट नहीं जाएगा और मायावती के वोट बैंक में एक बिखराव नहीं देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि मायावती के वोट बैंक में कोई फर्क पड़ेगा, तो देखिए आप अब्रार, वो फर्क तो कहीं ना कहीं अभी भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में वोट बैंक पे कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस कर रही है,
अब तक MY फैक्टर की बात हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से MY और Z फैक्टर की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि बीजेपी सीधे सीधे अब MY प्लस Z फैक्टर पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में मायावती को ये नहीं सोचना चाहिए कि चंद्रशेखर से हाथ मिलाने पर उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, बल्कि अगर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के साथ साथ हो सकता है यहाँ पर और जो तमाम वर्ग हैं उसका वोट बैंक का जो कह सकते हैं कि समर्थन जो है वो मायावती के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने बीजेपी सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मायावती एक मजबूत विपक्ष के साथ खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं इससे फायदा उन्हीं का होगा। देखिए, अखिलेश यादव हो या फिर यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तमाम विपक्षी दल हैं, वो सीधे सीधे यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर विपक्षी दल का इस वक्त एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से बीजेपी का सफाया करना है। लेकिन इस गठबंधन से आखिरकार मायावती क्यों दूर है? अगर उनका भी एजेंडा यही है कि उन्हें भी मोदी सरकार को खत्म करना है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खत्म करना है, तो आखिरकार वो गठबंधन से क्यों दूर है? या फिर वो ये साफ कर दे कि भाई उन्हें एनडीए के साथ जाना है। मायावती की चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो कंफ्यूज कर ही रही है, लेकिन उनके वोट बैंक को, उनके समर्थकों को भी कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि आप ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, यहाँ पर बीएसपी नेता जो है नितेश राणा वो समर्थन करते हैं, मायावती कुछ नहीं बोलते, तो इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मायावती की पार्टी में भी अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके नेता जो है कहीं ना कहीं उनके इस रवैये से नाखुश हैं। अभी की अगर बात करें हालिया दिनों की, तो मायावती इस समय दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में रहते हुए लगभग आप कह सकते हैं कि जो 4 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर के तैयारी चल रही है। और राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि कभी भी मायावती दिल्ली में इतने लंबे समय तक नहीं रुकती हैं, वो वापस चली जाती हैं लखनऊ। तो क्या मायावती का इस समय दिल्ली में डेरा डालना ये बतलाता है कि बीएसपी की फिर से एक बार बाहर आने वाली है और 4 राज्यों के चुनाव में बीएसपी पार्टी जो है एक कमाल कर सकती है? क्या मायावती का दिल्ली में आना ये उन्हीं राज्यों के चुनाव को लेकर के, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो वाकई में मायावती की अगर यहाँ पर बात करें तो वो शुरुआत से ही कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनकी पार्टी ही सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी। और मायावती की अगर बात करें तो देखिए, एक वक्त था जब उनका वर्चस्व काफी ज्यादा था, उनका नाम चला करता था उत्तर प्रदेश की सियासत में, और इस वक्त जिस तरीके से मायावती दिल्ली में इस वक्त है तो उसे लेकर कयासों का दौर जो है वो तेजी से जारी है। माना जा रहा है कि मायावती जो है वो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कोई बड़ा यहाँ पर गेम प्लान बना रही है। आखिरकार वो गेम प्लान क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि इस गेम प्लान में अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद को शामिल करती है, जो तो यहां पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से सच में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के आप समझिए कि मायावती और चंद्रशेखर के बीच की जो राजनीतिक आप कह सकते हैं सामंजस्य है वो क्या ख़त्म हो सकती है, और क्या 2024 के चुनाव में जो है दलित वोट बैंक को बचाने के लिए चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आ सकते हैं। इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई और हम भी लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।